हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं आप सभी लोग का आपके अपने इस चैनल पे। तो आप सभी को बता दूँ कि ये है आपका प्यारा सा चैनल, जिस पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएँगे, रिवीजन लेक्चर्स। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अब देखिए WBJEE का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लेके भी मतलब कैसे फॉर्म फिल अप करना है आपको, ये सब भी मैंने यहाँ पे बता रखा है। एग्ज़ाम डेट को लेके सभी अपडेट दे रखा है। एरोमेटिक केमिस्ट्री हो गया, ये देखिए आप 11th के भी कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो एलकेएस चैप्टर है, इसको खूब ट्रिक के साथ एक-एक चीज़ मैंने बताया। तो अगर अभी तक आप ये सब नहीं देखे हो यार, तो इसको सबसे पहले फटाफट देख लो। चैनल पे नए आए हुए हो तो जल्दी से यार इसको सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक ना? आप लोगों को जैसे कि हम थंबनेल पे ही पता चल गया होगा आप लोगों को कि क्या करने वाले हैं हम लोग इसमें, ठीक ना? तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें बेसिकली हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं लोग। जो बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का 2019 का क्वेश्चन पेपर, देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं लोग, ठीक ना? डिस्कस करने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आंसर आप लोगों को बताते जाएंगे, हम एक एक शॉर्ट ट्रिक के साथ जो भी कॉन्सेप्ट है याद करने का, सब चीज़ बताएंगे आपको। इसी इसी वीडियो में सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो यार इससे रिलेटेड, और देखिए क्वेश्चन जो पूछा है, जैसे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन पूछा है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का हम सिखा भी देंगे। ऐसे ही जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपका, वो क्वेश्चन हम आपको सिखा देंगे, ठीक ना? तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो पे बने रहो यार, और इसको अच्छे से देखो। वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, अगर लेंदी हो जाए तो इसको देखना जरूर, ठीक ना? तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कब का पेपर है? 2019 का पेपर है, ठीक ना? ये 2019 का पेपर है, ठीक? तो 2019 का पेपर है। एक सेकंड मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ये देखिए केमिस्ट्री 2019 का पेपर है। 2019 में जो एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड का, वो पेपर है 12th क्लास का, ठीक ना? तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोग। फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपन का? तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपन का कि ओलियम इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4 एंड विच कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक, आपको पी ब्लॉक में ओलियम के बारे में पढ़ाया होगा। एलियम के बारे में क्या पढ़ाया गया होगा कि ओलियम जो होता है वो बेसिकली H2SO4, ठीक ना? थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड पे होने तो थोड़ा सा लिखने में परेशानी होगा, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। H2SO4 है। H2SO4 को जब SO3 से मिलाते हैं, किससे मिलाते हैं? SO3 से, तो आपका बन जाता है ओलियम। अब ये कैसे कैसे बनता है आपको सब पी ब्लॉक में सिखाया जाता है। रिवीजन लेक्चर है, क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सिर्फ बता देंगे जो आपको याद रखना है। तो H2SO4 SO3 के प्रेजेंस में हमेशा क्या दे देता है? ओलियम दे देता है, ठीक ना? तो ओलियम इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4 एंड विच कॉन्स्टिट्यूएंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा SO3, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी भी दिया हुआ। तो आंसर पे ध्यान नहीं देंगे, हम कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे, ठीक ना? तो आपको याद कर लेना है यहाँ पे, याद करने वाला जो भी डेटाबेस, क्योंकि केमिस्ट्री है तो डेटाबेस भी बहुत सारा होगा, तो उम्मीद है आपको वो सब बताते जाएंगे और आप उसको कॉपी पे नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए बिहार बोर्ड है तो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी करते हैं, ठीक ना? क्वेश्चन बहुत रिपीट भी करते हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि द हाइब्रिडाइजेशन, क्या पूछा है अगला क्वेश्चन? देखिए द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH3H। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का बात है तो हम आपको बता दें चार चीज बता देते हैं। क्या क्या? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, और आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। और एक चौथा होता है जो, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया आपका, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, और एक तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये तीनों चीज सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो नोमेनक्लेचर वाला जो पोर्शन होता है, ये चारों तो बिहार बोर्ड के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चारों टॉपिक पे खूब अच्छे से मेहनत कर लेना, ये चारों से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है? तो फटाफट आते हैं हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का पता करते हैं NH3 में। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। कैसे स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है? सर सेंट्रल एटम सेलेक्ट करो। कौन सेंट्रल एटम होगा? हर किसी को पता है जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है वो सेंट्रल एटम होता है। तो आपको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो सेंटर में कौन होगा? नाइट्रोजन। और सराउंडिंग में कौन जाके जुटेगा? हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन सेंटर में, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हर किसी को पता होगा कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने? 5। तो अगर सर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाता है। 3 हाइड्रोजन है सर, कहने का मतलब क्या 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन ले जाएगा सर? बिल्कुल। कैसे जुट के? सिंगल बॉन्ड से। तो 3 हाइड्रोजन तो सर लेते गया हाइड्रोजन, ठीक। एक बच गया हमारे ऊपर, कौन? लोन पेयर। तो सर आपको पता है और हमको भी पता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बेसिकली कुछ नहीं करते,
बल्कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट कर लेते हैं। कहने का मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट कर लो। हाँ, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1, 2, 3 और एक रहा ये अपना लोन पेयर। तो कितने सिग्मा और लोन पेयर कितने हो गए? एक, टोटल मिला के कितना हो गया? 4। तो कहीं न कहीं अगर 4 हो गया तो आपको पता है सबसे पहले किसको बुलाते हैं? s को, फिर s एक ही होता है, s ऑर्बिटल एक ही होता है, फिर किसको बुलाते हैं? p को। p कितना होता है? 3 और 3 हमारे पास ज़रूरत भी है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। अगर कल को सर 5 होता तो सर p4 हो जाता? नहीं बेटा, p में 3 ही होते हैं ऑर्बिटल, तो p ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 ही ले सकते हैं। फिर किसको लेते हैं सर? फिर लेते हैं हम d को। तो हाइब्रिडेशन हो जाता है sp3 डी। क्या हो जाता है? sp3d। अगर क्या होता है? ऑक्यूपेंसी मतलब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कितना हो जाता है? 5। 3 1 4 1 5। ठीक। तो हाइब्रिडेशन निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, आप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट कर लो, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या काउंट कर लो, जितना होगा उसके हिसाब से आप ऑर्बिटल को लेकर आओ। ठीक ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? sp3 कहा गया, ऑप्शन नंबर। ठीक। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। द नेम ऑफ द कंपाउंड, ये बेसिकली बेंजीन और इससे ये बॉन्ड जुटा हुआ है, इसको मिला देते हैं OH। ठीक। तो इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट और कुछ और नाम भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, ये हो जाता है आपका बेंजीन। ठीक। और ये हो जाता है एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दिखा देते हैं। और अगर कल को गलती से किसी ने इसका ये हाइड्रोजन निकाल दिया, हाइड्रोजन क्या कर दिया? निकाल दिया, तो अब बेंजीन रिंग ऐसा दिखेगा, एक जगह खाली हो जाएगा इसका। ठीक ना? एक जगह क्या हो जाएगा? खाली। और चूंकि अब एक जगह इसका खाली हो गया, तो अब ये बेंजीन नहीं कहलाता है, अब इसका नाम हो जाता है फिनाइल। क्या नाम हो जाता है? फिनाइल। अच्छे से ध्यान से देखिएगा इसका। ठीक ना? थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे नहीं हो, स्क्रीन पे हो, तो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगा, तो आप अच्छे से इसको एक एक चीज देखते जाइएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल। अब किसी ने अगर फिनाइल पे कल को यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, देखते हैं सब लिखवा दे रहे, सब बता दे रहे, आप नोट करते हैं। अगर किसी ने OH ग्रुप लगा दिया तो कंपाउंड का नाम हो जाता है फिनोल। अब ऐसा क्यों होता है सर? इसका तो कुछ रीजन है नहीं, नाम का कौन सा रीजन होता है? अगर आपसे पूछ दो आपका नाम ये क्यों है, तो उसका कुछ रीजन थोड़ी होगा। तो OH लग गया तो फिनोल। अच्छा सर, अगर कल को CH3 लग गया तो सर, अगर कल को CH3 लग गया तो हर बच्चे को पता होगा CH3 लगने से काम नाम क्या हो जाता है? टोलिन। TOLUENE। तो अगर मान लो कल को ये पूछ देता, यहाँ पे होता और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग जाता? CH3, तो आप टोलिन पे टिक करके आ जाते। ठीक। वैसे ही कल को अगर NH2 हो जाए, क्या हो जाए? NH2 हो जाए तो नाम हो जाता है एनिलीन। ठीक। तो देखो मैं बताया हमको, क्वेश्चन सिर्फ वो वही क्वेश्चन पे हम फोकस नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों पे फोकस करेंगे, ताकि आगे आपका जब एग्जाम हो तो जब भी ये सब भी पूछे, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन रिपीट कर दे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रिपीट कर देगा, तो आप उसको भी सॉल्व आउट कर लें। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला 4 क्वेश्चन, ये तो डेटाबेस क्वेश्चन है कि ड्रग यूज्ड टू रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? आप सभी को पता, आंसर सभी को पता होगा कि क्या कहलाता है? वो एंटीपायरेटिक। क्या कहलाता है? एंटीपायरेटिक। जो ड्रग होता है जो फीवर को रिड्यूस करता है, ये सभी आप बायो, ये आप जो लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इसमें पढ़ेगा, तो उससे भी सवाल पूछ देता है 2-3, तो पूरी तरह से याद करने वाला होता है, तो आप उस पे भी फोकस कर सकते हैं। ठीक। ठीक। तो एंटीबायोटिक, अब देखिए सर, मान लीजिए हमको तो पता ही नहीं होता सर, ये अगर कल को गलती से नहीं पता होता रिड्यूस फीवर क्या होता है, तो हर बच्चे को इतना तो पता होगा कि एंटा एसिड किस काम आता है। क्या आपको ये भी नहीं पता होगा एंटा एसिड किस काम आता है? अरे ये तो 8th 9th में ही सिखाया जाता है। एंटा एसिड क्या काम में आता है? ये तो न्यूट्रलाइज करने के काम में आता है। ठीक ना? अगर किसी को मतलब एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो एंटा एसिड मतलब क्या होता है? जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं उसी को तो बोलते हैं अपन एंटा एसिड। ठीक ना? तो एंटा एसिड तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में काम आता है जब किसी को एसिडिटी हो जाता है तो। और बेंजाइल अल्कोहल, ये तो आपको फीवर रिड्यूस करने में काम में आएगा नहीं। बेंजाइल, अच्छा बेंजाइल अल्कोहल थोड़ा आया ना, तो बेंजाइल अल्कोहल से हम आपको और कुछ बता देते हैं। क्या बता देते हैं? सबसे पहले तो बेंजाइल, सब अल्कोहल मतलब तो हर बच्चे को पता है OH ग्रुप, इसी को तो बोलते हैं अपन अल्कोहल। लेकिन ये बेंजाइल का मतलब क्या होता है? अब देखिए जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन, इससे लेकर 2 पोजीशन डिफाइन किए जाते हैं। एक होता है ये पोजीशन डायरेक्ट, देखिए इसको दिखा देते हैं थोड़ा सा, इसको दूसरे पेन से दिखा देते हैं। ये देखिए, एक तो ये पोजीशन हो गया डायरेक्ट जुड़ा हुआ, मतलब बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़ जाए डायरेक्ट, उसको बोलते हैं एराइलिक पोजीशन। अपन क्या बोलते हैं? एराइलिक। क्या बोलते हैं अपन? एराइलिक पोजीशन। लेकिन एक होता है
इस पोजीशन से जुड़ जाए। किस पोजीशन से जुड़ जाए? इस पोजीशन से। जैसे ये वाला ग्रुप इस पोजीशन से जुड़ जाए, कोई इस पोजीशन से, मतलब पास वाले पोजीशन पे। ये हो गया डायरेक्ट और ये हो गया इसके जस्ट पास वाला। तो इस पोजीशन को अपन नाम देते हैं ना बेंजाइलिक पोजीशन। क्या नाम देते हैं? बेंजाइलिक पोजीशन। तो सर समझ में क्या आया इसका मतलब कि सर यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस पोजीशन से अल्कोहल को जोड़ दे क्या? हाँ सर, अगर डायरेक्ट जोड़ दिए ओएच तो सर ये कौन से पोजीशन पे हो गया? ये तो एराइल पोजीशन पे हो गया। डायरेक्ट जुड़ा हुआ मतलब एराइल पोजीशन। तो सर इसको एराइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं क्या? हाँ एराइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं और इसी का कॉमन नेम अपन फिनोल रख देते हैं। ठीक। बेंजाइल अल्कोहल कहने का मतलब सर, बेंजाइल अल्कोहल कहने का मतलब कि बेंजीन बना दो, और बेंजाइल पोजीशन मतलब पास वाले पोजीशन, मतलब इस पे OH ग्रुप लगा दो। ठीक ना, पास वाले पोजीशन पे OH ग्रुप लगा दो, इसको क्या बोलेंगे अपन? बेंजाइल अल्कोहल। तो स्ट्रक्चर बनाने का भी देखिए हम आपको तरीका बता दिए। ठीक ना, तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर देना, आंसर ये तो देखिए, आंसर तो यहाँ पे भी सब बता ही रखा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। तो ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको डिस्कस करके एक एक चीज अच्छे से बता देना, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन है, जैसे एराइल अल्कोहल कल को पूछ देता, तो ये देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करा दिए। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कराते चलेंगे। ठीक ना, वीडियो पसंद है लाइक जरूर करना यार, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करना। बिहार बोर्ड का एग्जाम काफी पास है, काफी बच्चों को हेल्प मिलेगा। अब लास्ट मोमेंट में आपको सिर्फ यही काम करना ही है। ठीक ना, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना है। केमिस्ट्री का हुआ, बहुत जल्द हम फिजिक्स और मैथ्स का भी लेकर आएंगे, और मैथ्स में तो शॉर्ट ट्रिक के साथ एक एक क्वेश्चन बस ऐसे देख के टिक मारने का तरीका आपको बता देंगे। ठीक ना, तो बिहार बोर्ड में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव है, जितना टाइम बचे उतना कम होगा। ठीक ना, अगले सवाल पे मूव करते हैं। ठीक ना, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर। ठीक ना, अगला सवाल यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, आपको थोड़ा देखते हैं ये। तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया सभी आपका इसी में है, आंसर भी हम पूरा इसी पे रख रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी का, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर। कौन सा गैस कलेक्ट नहीं होगा वाटर के ऊपर? अब सर ये क्वेश्चन तो मान ये क्वेश्चन हम पढ़ के गए नहीं एग्जाम में, लेकिन हमको ये कॉन्सेप्ट पता है सर, और हर टीचर सिखाता है कॉन्सेप्ट कि कौन डिसॉल्व कर जाएगा पानी के अंदर। ये सवाल तो यही पूछा है ना कि कौन डिसॉल्व कर जाएगा। डिसॉल्व जो कर जाएगा वही तो कलेक्ट नहीं होगा, लॉजिकल से बात है। जो पानी के अंदर घुल जाएगा वही ऊपर कलेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक, तो पानी के ऊपर कौन कलेक्ट नहीं होगा कहने का मतलब कौन डिसॉल्व हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बस इतना होता है, पानी के अंदर वही डिसॉल्व होगा जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले। क्या बोला सर, क्या बोला? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले। तो जैसे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है? जिसके पास हाइड्रोजन हो। अब देखो चारों ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है जिसके पास हाइड्रोजन हो? दिख गया H2S। तो H2S जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। हाइड्रोजन, ठीक, तो H2S जो होगा वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण वो घुल जाएगा, और घुल जाएगा तो पानी के ऊपर कलेक्ट होगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी देखिए, H2S में क्या है? सल्फर है, और ये रहा आपका हाइड्रोजन, और ये रहा आपका हाइड्रोजन। ये पानी के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक ना, ये O रहा, ये H, और ये H। पानी के साथ ही कौन सा बॉन्डिंग हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये पानी के अंदर घुल जाएगा, और अगर घुल जाएगा तो कलेक्ट होगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। अंडर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4। अच्छा, नंबर यहाँ पे पूछा है, बेसिकली ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये नंबर पूछा है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4। अब CH4 का स्ट्रक्चर बच्चों को पता है, कार्बन जिसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक ना, ये तो बचपन में ही आपको सिखा दिया जाता है 10th में CH4 का स्ट्रक्चर। कार्बन और हाइड्रोजन अभी भी बताएं कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। तो 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? ये जो पहला बॉन्ड होता है वही होता है सिग्मा बॉन्ड। तो कितना हो गया सिग्मा बॉन्ड? 4। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड क्या होता है? सेकेंड पीरियड आपको पता ही है, लिथियम जिसमें होता है, आप लिख देते हैं लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, और फिर आपको पीरियोडिक टेबल अगर पूरा याद होगा ना तो बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, और फिर कहीं शुरू होता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और हीलियम तो यहीं पे शुरू हो जाता है, और फिर कौन होता है? नियोन। यही ना होता है आपका सेकंड पीरियड। और फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे कौन होता है? हीलियम होता है। तो फर्स्ट पीरियड में तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड में 1 2 3 काउंट कर लीजिए, कितना हुआ? 1 हो गया। ठीक, काउंट कर लीजिए,
2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सो आंसर इज 8। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपको कि अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग और हीटिंग और ही होना चाहिए, यहाँ पे 1 लिख दिया। हीटिंग और ऑफ अ मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। अब हर बच्चे को पता होगा, अगर कल को एयर के प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं, अब देखिए इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। एयर के प्रेजेंस में अगर अपन हीटिंग करते हैं, एयर के प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं, अगर एयर के प्रेजेंस में हीटिंग हो रही है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन रोस्टिंग। ये आपको मेटलर्जी में सिखाया जाता है। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। और अगर कल को एयर के एब्सेंस में करते हैं, मतलब एयर कल को नहीं हो, बिना एयर के करते हैं, ठीक, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कैल्सिनेशन। देखिए मेरे पहले ही बहुत ज्यादा बच्चों लोगों का जवाब आ गया होगा कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। जिन्होंने पढ़ा होगा उसका जवाब तो आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम क्या एक्स्ट्रा बता देते हैं। एक्स्ट्रा क्या बता देते हैं, थोड़ा सुन लीजिए लोग एक्स्ट्रा में क्या है। अब सवाल आता है कि रोस्टिंग किसका, कौन से एलिमेंट का रोस्टिंग करेंगे और कौन से और का कैल्सिनेशन करेंगे। अब सोचिए एयर, एयर मतलब वाटर की ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन यार हर बच्चे को पता है O2। तो मतलब हमको क्या होता है ना, हर ओर को ऑक्साइड बनाना होता है, क्योंकि ऑक्साइड को रिड्यूस करना बड़ा आसान होता है। ठीक, पता ना कौन सा और कौन सा एलिमेंट के कंटेन किया हो, तो उसको क्या रिड्यूस करना बड़ा मुश्किल होगा। तो हम एक काम करते हैं, हर ओर को उसका ऑक्साइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ऑक्साइड। अब अगर किसी के पास ऑक्सीजन है तो उसको एयर के एब्सेंस में कराते हैं। ऑक्सीजन हो मतलब सर जैसे कि देखो कैल्शियम कार्बोनेट, जितने भी कार्बोनेट और हैं इनके पास देखो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो इनको काहे का ऑक्सीजन देना, तो इनको एयर के एब्सेंस में कराओ, मतलब इनका कैल्सिनेशन कराओ। लेकिन अगर किसी के पास ऑक्सीजन है ही नहीं, जैसे कि सर जैसे कि सल्फाइड और जैसे कि H2S, ठीक, पीबीएस। पीबीएस किसका और होता है? लेड का, गैलेना बोलते हैं इसको, तो सभी मेटलर्जी में पढ़े होंगे। सल्फाइड और हो गया, H2S हो गया, तो जितने भी और हैं इनके पास, इन बेचारे के पास तो ऑक्सीजन है नहीं, तो उनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा कहने का मतलब इनको हीट करेंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे, ताकि पीबीएस विल कन्वर्ट इनटू पीबीओ। लेड अपना क्या बना ले? ऑक्साइड बना ले। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर दिए तो कोई मतलब है नहीं, अगर बिना ऑक्सीजन के भी हीट कर दिए तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना लेगा? हमको कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मतलब कार्बोनेट और हो गया, समझना बस इतना है, जिसमें ऑक्सीजन होगा उसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में कराएंगे, उसको ऑक्सीजन देने का कोई लॉजिक है नहीं, बेचारे के पास ऑलरेडी है, तो उसका कराएंगे कैल्सिनेशन। और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा उसको ऑक्सीजन देंगे, मैंने उसका कराएंगे रोस्टिंग। तो वो कौन सा और हो गया? सल्फाइड और हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। थोड़ा सा गंदगी फैल गया यहाँ पे, उम्मीद है आपको एक एक चीज समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा हाईलाइट करते हैं, आपको कुछ समझ में आ जाए। व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर, व्हाइट एंड येलो फास्फोरस क्या होते हैं? हर बच्चे को पता है व्हाइट एंड येलो फास्फोरस जो होते हैं वो एलोट्रॉप्स होते हैं। आइसोमर्स तो होते नहीं, आइसोबार्स होते नहीं, आइसोटोन्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो ये सभी क्या हो जाते हैं? आपका एलोट्रॉप्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एलोट्रॉप्स हो जाते हैं। ठीक, तो कहाँ गया ये क्वेश्चन? हाँ, तो आपको आइसोमर्स भी बता दिया। आइसोमर्स क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनिए, जिसका एटॉमिक लिख नहीं सकते ना, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोबर्स किसको बोलते हैं? जिसका एटॉमिक ठीक, इसका उल्टा, जिसका एटॉमिक मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। और आइसोटोन्स किसको बोलते हैं सर? आइसोटोन्स बोलते हैं जिसका न्यूक्लियस का नंबर सेम हो। न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कर देते हैं, ठीक ना। ए माइनस जेड आपको पता होगा, यहाँ पे ये ले लेते हैं। ए माइनस जेड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे ए क्या होता है? एटॉमिक मास, और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जैसे किसी ने पूछ दिया जैसे किसी ने पूछ दिया हीलियम में बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, तो आप आराम से बता, न्यूक्लियस पूछ रहे हैं, न्यूक्लियस, ठीक ना। तो हीलियम में क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन निकालने का तरीका बोल रहे हैं ये बेसिकली। ए माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक ना। तो हीलियम अगर किसी ने पूछ दिया बताओ न्यूट्रॉन कितना, तो आपको पता है हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 और एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। तो जस्ट 4 माइनस 2 कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 2। तो जिसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं।
ठीक, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ब्यूना एन एंड ब्यूना एस आर। हर बच्चे को पता है ये क्या होता है? सिंथेटिक रबड़। इसमें कुछ ज्यादा आपको बताना नहीं है, ये सब क्या होते हैं? सिंथेटिक रबड़ होते हैं। ठीक, और इनको क्या बोला जाता है? इनको बेसिकली नाइट्राइल रबड़ भी बोला जाता है। ये थोड़ा सी एडिशनल जानकारी है, नाइट्राइल रबड़ भी इनको बोला जाता है। तो अगर पूछ दिया ऑल्सो उन्होंने, तो नाइट्राइल रबड़ इज द आंसर होता है। तो आपको ये सब पॉलीमर में डेटा सिखाए थे। देखिए फिर से केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का सवाल आ गया। डिटॉल इज यूज्ड एज अ, तो आप लोग इसका आंसर बताइए थोड़ा। डिटॉल इज यूज्ड एज क्या हो जाएगा? तो डिटॉल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ठीक, यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप यहाँ से देख के बोल दीजिए। आपको ये सब याद करके जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर, ये पूरी तरह से याद करने वाला चैप्टर। आप इसको एनसीईआरटी से कर सकते हो। जो भी चीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप उसको बस हाईलाइट कर लो, उसको याद कर लो। उसको ना किसी टीचर को पढ़ाने की जरूरत है, ना ही आपको ज्यादा उसको पढ़ने की जरूरत है। बस एक बार रीडिंग कर लो और जो भी चीज याद करने वाला है उसको हाईलाइट कर लो और उसको याद कर लो। जैसे डिटॉल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, इसमें क्या समझाना, ठीक ना? तो जो समझाने लायक वाला पोर्शन है वो तो मैं समझा ही दे रहा हूँ, लेकिन जो आपको याद करने वाला है वो बता दे रहा हूँ। डिटॉल इज यूज्ड है तो कौन सा हो जाएगा? एंटीसेप्टिक हो जाएगा, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये तो यार मतलब लेवल ही पूरा डाउन कर दिया। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या मेटल तो है, होते नहीं है, नॉन मेटल। बिल्कुल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल। तो इस क्वेश्चन पे तो 1 सेकंड में देना वेस्ट ही होगा, ये बोनस का अंक मिल गया आपको। एल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय। खुद बताइए आंसर। क्या बोल रहा है? एल्केन। एल्केन क्या होता है? कोई भी एक आर, इसको जोड़ दीजिएगा आर के साथ, तो ये बन जाएगा आपका एल्केन। जैसे कि CH4 हो गया, CH4, इसको बोलते हैं एल्केन। और अगर कल को गलती से इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा ना, तो ये जाएगा CH3 और एक जगह छूट जाएगा जिससे कोई भी जुड़ सकता है। और इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं, हर बच्चे को पता होगा, एल्काइल। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या नाम हो जाएगा उसका? एल्काइल नाम हो जाएगा। अब एल्काइल में क्या जोड़ देते हैं? एल्काइल में क्या जोड़ देते हैं? कौन सा ग्रुप जोड़ देते हैं जिससे वो एल्कोहल बन जाता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है आपको पता होना चाहिए। OH ग्रुप। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड क्या होता है? एक कार्बन, दो कार्बन से बन गया एथ, और एसिड मतलब डबल OH। एसिड मतलब क्या होता है? डबल OH। COOH होता है तो एथेनोइक में एक कार्बन, इसका भी काउंट होगा। तो COOH से एक ये मेथेनोइक एसिड हो गया और एक कार्बन जुड़ते हैं एथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड एक और कार्बन, प्रोपेनोइक एसिड। और मिथेनॉल क्या हो जाएगा? CH3OH। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अगर आप एल्केन में से एल्काइल ग्रुप में बस एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप लगा दिए तो बन तो गया आपका ये अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। हालांकि ये भी जोड़ने पे अल्कोहल ही बनेगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन को हटा के इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने से बन जाएगा। तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। आंसर सी भी हो सकता था, क्योंकि इसको भी जोड़िएगा तो अल्कोहल ही बनेगा। CH3OH आपका क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है? तो आंसर सी भी हो सकता था, लेकिन बेस्ट आंसर क्या है? ए। अब इसका आईयूपीएसी नेम पूछा, अभी अभी हम लोग इसका आईयूपीएसी नेम ऊपर ही करके आ गए। देखो दो कार्बन है तो दो कार्बन मतलब नाम क्या हो जाता है? एथ। देखो एथ वाला आएगा। और COOH को क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी, एथेनोइक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। सुक्रोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ही पढ़ा दिया था। सुक्रोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है C6H12। बोलो, तुम ही सब बोल दो। C6H12O6। तो C6H12O6 तो हो जाता है ग्लूकोज। और सिक्रोज क्या होता है हमारा? C12, 10 जोड़ दो H22 और इसको 2 से भागा कर दो O11। ऐसे हम याद किए थे, ठीक ना? 12 में 10 जोड़ दो और 2 से भागा कर दो। क्या, एक बार और बोलो। 10 जोड़ दो और 2 से भागा कर दो। तो C12H22O11 कहा गया? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनोएटॉमिक। अब इस मोनोएटॉमिक क्या होता है सर? मोनो शब्द से ही हमको थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके समझाते हैं। मोनो शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक ना? मोनो शब्द, मोनो शब्द का मतलब होता है सिंगल। क्या मतलब होता है? सिंगल। मोनो शब्द का मतलब होता है एक। क्या होता है इसका मतलब? एक। कहने का मतलब क्लोरीन। क्लोरीन को ध्यान से देखो तो इतना बार आपके टीचर बोर्ड पे लिखे होंगे कि आपको याद हो गया। क्लोरीन मतलब होता है CH2। नाइट्रोजन मतलब क्या होता है? N2। ऑक्सीजन मतलब क्या होता है? O2। मतलब देखो जब भी क्लोरीन होगा ना तो दो एटम एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। क्लोरीन का मॉलिक्यूल हमेशा Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब सर ये मोनो तो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक जन नहीं है, इसमें दो दो जन है। एक Cl और दूसरा भी Cl, दो दो Cl है। और दो दो Cl है तो सर ये मोनो तो डिलीट हो गया। फिर इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक।
क्या बोलते हैं? डायटोमिक। और सर कल को अगर 3 के फॉर्म में कोई एग्जिस्ट करेगा सर तो उसको ट्राइटोमिक बोल देंगे क्या? हाँ, ट्राइटोमिक बोल देंगे। अगर कल को 4 के तो टेट्राटोमिक, हाँ, ठीक ना? तो नाइट्रोजन भी सर डायटोमिक हुआ। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सर O2 भी डायटोमिक हुआ, क्यों? क्योंकि सॉरी, ऑक्सीजन भी डायटोमिक हुआ, क्यों? क्योंकि O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सर हीलियम बेचारा तो हम जानते हैं He होता है, He2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। हीलियम He के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नोबल गैस होता है, रिएक्टिव होता नहीं है, ठीक? तो ये तो He के फॉर्म में, तो सर कहीं ना कहीं यही मोनोएटॉमिक होगा। इसलिए सर आप ये तीनों डिस्कस करते हैं और इसको लास्ट में बताना। हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। अब ये देखो 17, ये क्या है? तो ठीक ना, तो हर बच्चे को पता होगा यार, इसका तो फोटो देखकर ही आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरी तरह से ख्याल आ गया होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ख्याल इसका फोटो देखकर ही आया होगा। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है तो जरूर ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या हो गया ये? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉमन सेल्ट है नहीं, डबल सेल्ट है नहीं, एसिडिक सेल्ट है नहीं, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा। तो अच्छा, जरा ये क्वेश्चन है ना, तो इसके साथ साथ हम इससे जुड़ी बातें भी कर लेते हैं। इससे जुड़ी क्या बातें कर लेते हैं? इसको क्या बोलते हैं अपन? पोटेशियम, Fe, साइनाइड और ये 6, इस पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। इस 6 को तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इस 6 को क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोल देते हैं इसको? सेंट्रल, ठीक। तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं अपन? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जो नीचे नंबर लिखा है ना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो, इसमें मेटल दो दो है, एक बाहर और एक अंदर। अंदर वाले को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, एम छूट गया यहाँ पे बेसिकली, सेंट्रल मेटल एटम। और बाहर वाले को बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? आयोन। तो अगर इन सब का भी नाम पूछ दिया ना कि क्या क्या बोलते हैं, तो आपको बस पता होना चाहिए आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। आयोनाइजेशन स्फीयर। स्पेलिंग में थोड़ा सा यार ये मत समझना मेरा राइटिंग गंदा है, ठीक ना? मेरे पास वो टच पैड है नहीं, तो मैं जस्ट माउस का यूज कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आयोनेशन, IONISATION स्फीयर, ठीक ना? तो इसको बोलते हैं आयोनेशन। इसको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते कैसे हैं? ये अगर आया कोऑर्डिनेशन नंबर का सवाल आया तो मैं उस टाइम थोड़ा सा बता दूंगा आपको, ठीक? तो अभी के लिए आप बस इतना जान दीजिए, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसको बोलते हैं आयोनेशन स्फीयर। और इसके जस्ट नीचे जो नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और यही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको, ठीक? चलिए, ट्रांजिशन एलिमेंट आर आल्सो नोन एज। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आगे डिस्कस कर लिए। डिस्कस करने में इतना टाइम लग रहा है, आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक? बहुत ही आसान आसान सवाल बिहार बोर्ड में पूछते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री में। और जो लोग मुझसे पढ़े होंगे उनको पता है सब चीज मेरे नोट से, एक भी चीज नहीं है जो बाहर का पूछ रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक को तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोला नहीं जाता, उसको तो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। पी ब्लॉक को अपन ट्रांजिशन बोलते नहीं है, तो ट्रांजिशन को उसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को। सर वो तो आपको पता है, इसलिए तो आपको भी याद कर लेना, ठीक ना, कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चले जाते हैं, जिस प्रोसेस को ट्रांजिशन बोला जाता है, इसलिए इस एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एफ ब्लॉक को अपन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं, ठीक ना। लेंथेनाइड सीरीज जिसमें होता है उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो नीचे होता है ना पीरियोडिक टेबल का, उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला है। तो जो बीच में होता है, कहां से कहां तक? ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, उसको बोलते हैं अपन डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन कौन से ग्रुप से? सॉरी, 3 से 12 ग्रुप तक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। और 1 और 2 वाला जो डब्बा होता है, 1 होता है एल्कली मेटल और दूसरा होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। और 13 से अपन का लास्ट तक 18 तक, 18 जो कि हमारा नोबल गैस होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। चले आगे बढ़ेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आता है, अमोनिया चेंजेस द मॉइस्ट एंड रेड लिटमस पेपर इनटू। अब आपको पता है अमोनिया क्या होता है? हमको नहीं पता सर किस में चेंज करेगा, लेकिन हमको सर ये पता है ना कि एसिड किस में करता है। एसिड किस में करता है? रेड, मतलब वो लिटमस पेपर को कैसे कैसे चेंज करता है, एसिड का पता है, और हमको सर बेस का भी पता है। तो सर हमको बस ये पता कर लेना है ना, एक बार बता देते हैं एसिड किस में करेगा। एसिड आपका ब्लू टू रेड कर देता है, मतलब अगर ब्लू लिटमस पेपर पे आप देना ना तो एसिड क्या कर देगा? रेड। और सर अगर रेड पे गिराए तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ब्लू टू रेड कौन करेगा? एसिड। और बेस, बेस क्या करेगा? कहाँ गया बेस? इसको थोड़ा सा दूसरे से लिख देते हैं। बेस क्या करता है? रेड टू ब्लू।
तो वही हमसे पूछा है रेड टू ब्लू, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ब्लू में करेगा, ये तो हमको कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रीन ब्लैक व्हाइट में भी कर सकता था, लेकिन हमको नहीं पता कि या तो अमोनिया एसिड होगा या फिर बेस होगा। तो यार एसिड और बेस पता करने की भी जरूरत नहीं पड़ा, एसिड होगा तो ब्लू टू रेड करेगा, बेस होगा तो रेड टू ब्लू करेगा, दोनों ही केस में ब्लू में चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिना पता किए ही हो गया अमोनिया एसिड है या बेस। लेकिन आपको बता दें अमोनिया क्या होता है, एन एच एच एच, और इस बेचारे के पास होता है एक लोन पेयर। तो लोन पेयर जिसको ये कर सकता है डोनेट, क्या कर सकता है, डोनेट। तो अगर कोई भी लोन पेयर को डोनेट कर देता है ना, तो एक साइंटिस्ट भैया हैं और बोले कि वो कहलाएगा मेरे नाम वाला बेस। क्या नाम था साइंटिस्ट का, लेविस, तो ये कहलाएगा लेविस बेस। और मतलब जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, देखिए मैं इसको याद करने का तरीका ऐसे बताता हूँ, एक्सेप्ट, ए से एक्सेप्ट और ए से एसिड, याद करने का तरीका हो गया। मतलब जो भी लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेना उसको बोलते हैं एसिड, तो जो डोनेट कर दे उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। तो याद करने का तरीका, जो एक्सेप्ट कर ले, तो एक्सेप्ट माने ए से होता है ना एक्सेप्ट, तो उसको एसिड बोलेंगे। नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय, तो सभी प्रोसेस तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो एक बार थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ किसमें क्या क्या बनता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या बनता है आपका, H2SO4, हर बच्चे को पता होगा। अब H2SO4 कैसे कैसे बनता है, जाओ एनसीईआरटी और देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 कैसे कैसे बनता है। ये भी पूछ सकता है आपका 2 नंबर और 3 नंबर में कि H2, 1 नंबर में क्या पूछ सकता है कि H2SO4 में कौन सा आपका एजेंट लिया जाता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कौन सा एजेंट लिया जाता है, हेबर्स प्रोसेस में क्या लिया जाता है, फोटोसिंथेसिस तो आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस तो प्लांट का खाना बनाने का तरीका होता है, तो वो तो होगा ही नहीं। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या बनाया जाता है, HNO3, क्या बनाया जाता है, HNO3, और इसी बेचारे को तो नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही हो गया, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस HNO3। हेबर्स प्रोसेस में क्या बनता है, हेबर्स प्रोसेस में बनता है अपन का अमोनिया NH3। तो हेबर्स प्रोसेस में बनता है अमोनिया, ऑस्टवाल्ड में बनता है HNO3, उसी को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बनता है H2SO4। तो ऑप्शन नंबर डी। एक बार देख ले कितना क्वेश्चन है इसमें, 35 क्वेश्चन है। कहां तक हम लोग डिस्कस कर लिए, 20 तक हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक ना। तो एक बार थोड़ा सा देख ले वीडियो कहां तक चला गया, वीडियो तो 10 मिनट तो हम लोग बात अभी कर ही सकते हैं। PCl5 क्या करेगा, PCl5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों होगा। तो जब हम पढ़ाते हैं इसको तो खूब अच्छे से बताते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो इस समय तो आपको बस याद कर लेना है PCl5 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। के बाद थोड़ा सा बता दे, तो PCl5 में बस आप फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +5। क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये अपने, तो ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में +5 जो होता है फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसके बाद तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा नहीं, तो बढ़ाएगा नहीं मतलब घटाएगा, तो कहीं ना कहीं अगर घटाएगा तो इसका होगा रिडक्शन। फॉस्फोरस का क्या होगा, रिडक्शन। अच्छा माने अगर इसका रिडक्शन होगा ना, तो ये जरूर किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। बढ़ाएगा माने ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक ना। रिड्यूसिंग एजेंट बता दिए क्या ये, सॉरी, ठीक ना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। ये देखिए कॉन्सेप्ट से क्या पता चल गया हमको, फॉस्फोरस अगर मैक्सिमम में है तो घटाएगा, खुद का घटाएगा माने दूसरों का बढ़ाएगा, तो दूसरों का बढ़ाएगा माने ऑक्सीडाइज। तो कहने का मतलब सर कल को अगर कोई मिनिमम में हो तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, अपना बढ़ाएगा तो किसी और का घटाएगा, तो किसी और का घटाएगा तो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ये बेचारा मैक्सिमम में +5 में, तो खुद का तो घटाएगा, अब और अपना बढ़ा नहीं सकता भाई, अपना मैक्सिमम औकात लेके बैठा हुआ है, अब कितना अपना बढ़ाएगा, ठीक ना। तो मैक्सिमम में है तो अब अपना घटाएगा तो दूसरों का बढ़ाएगा, तो इसलिए क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गलत दे दिया है, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये तो आंसर में ना जाना, आंसर भी कभी कभी गलत दे देता है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, PCl5 जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। अब देखो यहाँ पे आपको सिखाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका होता है K4। तो सबसे पहले तो इसको तोड़ लो, कैसे टूटेगा ये, K पे आ जाएगा आपका मेटल है तो +4, और FeCN6 पे क्या आ जाएगा, ओवरऑल ये नहीं टूटता, इस पे क्या आ जाएगा -4। कैसे सर पता चला, ये 4 का तो सॉरी यहाँ पे +4 लिख लेना, +1 होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, +1। कैसे पता चला सर, अपोजिट से चार्ज आता है, यहाँ पे क्या था 1,
तो 1 चला गया के माथे पे, और यहाँ पे क्या था +4, 4 चला गया इसके माथे पे। अब हमको पता है मेटल के ऊपर आता है प्लस और नॉन मेटल के ऊपर क्या आता है -1। साइनाइड कार्बन नाइट्रोजन है तो नॉन मेटल हो गया, तो मेटल के ऊपर +1 तो बाकियों के ऊपर इसके ऊपर क्या आ गया माइनस, ठीक ना। तो यहाँ पे 4 था तो 4 उल्टा चला, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं अपोजिट से आते हैं, तो ये उसके ऊपर हो गया -4। अब हमको पता है किसका पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर, Fe का, तो मान लो इसका हो गया X प्लस साइनाइड का हमको पता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। साइनाइड का कितना होता है -1, तो -1 एक का, और कितने हैं साइनाइड 6, तो कितना हो गया -6, और ओवरऑल कितना चार्ज है -4। जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका बताते हैं तो बताते हैं सभी का चार्जेस बराबर कर दो ओवरऑल चार्जेस। क्या बोला सर, सम ऑफ ऑल चार्जेस इज इक्वल टू ओवरऑल चार्जेस। मैंने Fe के ऊपर पूछा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कितना चार्ज किसी के ऊपर जनरेट हो सकता है। ध्यान रहे, ये नहीं बोला होगा, हो सकता है, कितना चार्ज जनरेट हो सकता है, जितना चार्ज जनरेट हो सकता है किसी के माथे पे वही कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और चार्ज माने क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देना या फिर इलेक्ट्रॉन को लेना, मतलब किसी के अंदर से कितना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है वही कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। इतना आसान है क्या सर, हाँ, ठीक ना। तो जो भी इमेजिनरी चार्ज होता है दैट अपीयर्स ऑन अ एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। निकालते कैसे हैं, सम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू ओवरऑल चार्जेस का, लिख लीजिएगा मेरे पास, सम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू ओवरऑल चार्जेस। तो Fe का पूछा, Fe पे मान लिया हम x। साइनाइड का हमको पता है एक साइनाइड का -1, तो 6 साइनाइड का -6, -1 into 6 -6। अब बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, और ये -6 बेचारा उधर जाके +6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +2। तो Fe अपने कितने ऑक्सीडेशन नंबर में है +2। तो बोले ना ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर का सवाल तो आपको मिलेगा, नोमेनक्लेचर का सवाल मिलेगा, ठीक ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तो डायरेक्ट जो भी साइनाइड लिगेंड, इसको बोलते हैं लिगेंड, क्या बोलते हैं इसको, लिगेंड बोलते हैं। ऊपर कहीं बताए थे इसको शायद, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अच्छा, इसको बताना भूल गए, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं लिगेंड, और यही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और चूंकि साइनाइड देखो कितना, लिगेंड क्या होता है, लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करता है। अच्छा, लिगेंड साइनाइड एक है, जो लोन पेयर को देता है उसको लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी एक्सेप्ट भी करता है, एक्सेप्ट और देता बेसिकली दोनों है, ठीक। बेसिकली लिगेंड का कितना, साइनाइड का कहा गया, साइनाइड है, साइनाइड का कितना बताया -1, -1 बताया ना। तो साइनाइड जो होता है वो मोनोलेगेंड होता है, माने एक ही एक्सेप्ट कर सकता है, एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो माने ये मोनोलिगेंड कहलाएगा, ठीक ना। तो इसका कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2। चीफ ओर ऑफ आयरन इज, तो आयरन का ओर कौन होता है, मैग्नेटाइट भी होता है, और आपका आयरन का मैग्नेटाइट भी होता है और हैकमेटिक भी होता है, ये आपसे चीफ, ठीक। तो ये हैकमेटाइट नहीं, बेसिकली वही मैं देख रहा था, ये हेमेटाइट है, ठीक ना। हेमेटाइट, हेमेटाइट क्या होता है, Fe2O3, और मैग्नेटाइट क्या होता है Fe3O4, ठीक। दोनों में चीफ कौन है, चीफ ओर ऑफ आयरन इज, तो देखिए Fe2O3, ये देखो 2 पहले ही आ गया, थोड़ा आयरन इसमें कम हो, मैं ऐसे मैं याद कर लिया था कैसे भी, चीफ ओर ऑफ आयरन इज, तो चीफ ओर ऑफ आयरन इज क्या होता है हेमेटाइट, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। मैग्नेटाइट चीफ ओर नहीं होता, और तो दोनों होता है आयरन का, Fe3O4 और Fe2O3 दोनों ही ओर होता है, इसको रिड्यूस कर देते हैं, इसका रिडक्शन कर देते हैं, तो हमें Fe2O3 मिल जाता है, ठीक ना। चलिए, H2SO4 इज अ डाइबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, मोनो एसिड बेस। अब डाइबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो एसिड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एसिड, H2SO4 एसिड है, बिल्कुल है। जो जितना H+ देता है ना, ध्यान रहे H+, क्या बोले H+, जो जितना एसिडिक हाइड्रोजन देता है, तीनों केस आपको याद होगा, जो हमसे पढ़ा होगा उसको H3PO2, H3PO3 जो फास्फोरस के एसिड होते हैं उनका केस याद होगा, ठीक। भले 3-3 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन एक होता है मोनो, एक होता है डाई और एक होता है ट्राई। एसिडिक हाइड्रोजन जो दे दे उसको बोलते हैं एसिड, ठीक। और कितना देगा उसके हिसाब से मोनो और डाई लगता है। तो अब H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुटे होते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बना है तो ये होता है सल्फर, ये होता है OH, ये होता है OH, और ये होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर, ठीक। तो H2SO4 के स्ट्रक्चर में देखो दोनों के दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुटे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, तो ये डोनेट हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो 2 हाइड्रोजन, अगर कल को सर सल्फर से कोई हाइड्रोजन जुटा होता तो, लेट एज्यूम अगर कोई सल्फर से जुटा होता तो हालांकि सल्फर भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन अगर कल को सर फास्फोरस से हाइड्रोजन जुटा होता तो ये एसिडिक नहीं कहलाता। जैसे कि आपको पता होगा, अगर कार्बन से CH3
OH जोड़ दूं और आपसे बताओ हाइड्रोन कितने हैं? तो हाइड्रोन तो है इसमें सर 4, लेकिन एसिडिक कितने हैं? एसिडिक है केवल 1, ये वाला। एसिडिक कौन है? ये वाला। क्यों एसिडिक है सर? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुटा है। जो ज्यादा इलेक्ट्रो क्योंकि इसको +1 बन के बाहर निकलना है ना, तो +1 वो बनेगा जो आसानी से माइनस बन जाए और माइनस वो बनेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, माने इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तभी तो इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलेगा। अब कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता नहीं, तो ये हाइड्रोजन को +1 बनने नहीं देगा, इसलिए ये हाइड्रोजन भले ही हाइड्रोजन है लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो है आपको समझ में? तो अगर कल को फास्फोरस से जुड़ जाए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ जाए, तो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा। ये ऑक्सीजन से है इसलिए एसिडिक है, तो दोनों के दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो कितना हाइड्रोजन बाहर निकल गया एसिडिक? 2, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डाइबेसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम रहने देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आगे 10 ऑब्जेक्टिव और बचा हुआ जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अगले पार्ट में लेक्चर में कर लेंगे हम कवर। तो 2 पार्ट में ये पेपर डिस्कस हो जाएगा। देखिए सिर्फ आंसर बताते तब तो मुश्किल से 30 मिनट में 40 मिनट में पूरा डिस्कस कर देते, पूरा पेपर ही सिर्फ आंसर बताते आते ये आंसर, तो उससे आपको क्या फायदा होगा? वो तो आप आंसर की से भी कर सकते हो। हमारा काम है पूरा रिवाइज कराना और ये जैसे आया तो ये मैंने पूरा बता दिया, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक ना? ताकि अब वीडियो जब भी आए बिहार बोर्ड को लेके, जेईई मेन को लेके, WBJEE को लेके बहुत सारे लेक्चर्स मैं लाने वाला हूं। इस बीच आपके फायदे के लिए आपका रिवीजन होगा, और जिस भी चीज पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं लाने का पूरा कोशिश करूंगा। अब देखो ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड, अब शुरू में ही बता दिया था, अगर एसिड ओ का ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो एसिड का दुश्मन कौन होता है? बेस, और बेस को प्यार से बोलते हैं एंटा एसिड। उस समय बताया था ना एंटा एसिड, तो एंटा एसिड का यूज कर लो, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड खत्म हो जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा और एसिड बेस क्या बन जाएंगे? वाटर बन जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक पूरा मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, कुछ भी दिक्कत हो परेशानी हो तो पूछ लो यार। फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो। ठीक, ये है मेरा चैनल जिसपे आप जाके बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, इस पे मौजूद हैं। देखो एरोमेटिक केमिस्ट्री का ये मेरा पोर्शन है, एरोमेटिक केमिस्ट्री। एक सेकेंड बस, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट के कारण, ये देखो एरोमेटिक केमिस्ट्री मैंने पूरा पढ़ा रखा है। देखो थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, ये देखो अच्छे से पूरा एरोमेटिक केमिस्ट्री एक एक ट्रिक के साथ पूरा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये मैंने पूरा पढ़ा रखा है, तो इसको आप पढ़ लेना यार अच्छे से। वीडियो और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, एरोमेटिक केमिस्ट्री हो गया, हाइड्रो का हेलोल्केन्स हेलोरीन्स हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, तो अल्टरनेटिंग करंट भी आप पढ़ सकते हो। तो आपको सब चीज समझ में आ गया होगा अच्छे से, उम्मीद करता हूं। तो अब के लिए थोड़ा सा, बहुत जल्द मैं मैथ्स और फिजिक्स पे भी लाने वाला हूँ वीडियो। तो धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। ठीक ना, पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।